हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का चैप्टर 2, जीआई सिम्टम्स का चैप्टर 2, जिसके हम आज सीखेंगे जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, बैरेट इसोफेगस एंड डिस्पेजिया के बारे में। तो चलिए, हमारा पहले टॉपिक है जीईआरडी। तो जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या है? जीईआरडी मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है? जो इसोफेगस है, इसोफेगस का जो पोर्शंस स्टोमक से जुड़ा हुआ रहते हैं, उसके जो कंटेंट है, एसिड कंटेंट है, जब वो रिफ्लक्स करके इसोफेगस की तरफ जाते हैं, तब हम इसको बोलते हैं जीईआरडी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द इसोफेगस। तो जब जो गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस के अंदर जा रहे हैं, तब हमको बोल सकते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, it becomes pathological when the anti-reflex mechanisms fail sufficiently to allow the gastric content to make prolonged contact with the lower esophageal mucosa causing damage। इसका पीछे एक पैथोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है और इटियोलॉजी भी है, हम बाद में देखेंगे। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ जीईआरडी, मोस्ट ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकरेंट हार्टबर्न। तो जीईआरडी के बाद क्या होता है? मेनली जब एसिड कंटेंट हमारा बॉडी के ऊपर साइड में जाएगा, इसोफेगस की तरफ से जाएगा, तो हार्ट बर्न होगा। इसोफेगस हमारा चेस्ट पोर्शंस में है, तब इसलिए हमारा हार्ट बर्न होता है। ठीक है, तो जीआरडी का और क्या क्या इटियोलॉजी है, क्यों होता है जीआरडी? मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। ओबेसिटी, एसाइटिस, एसाइटिस मतलब जब स्टोमक के अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंटर एब्डोमिनल प्रेशर। जब वेट लिफ्टिंग के बाद, वेट लिफ्टिंग के बारे में जब वेट लिफ्टिंग करते हैं कोई, उसके बाद जो उसका जो एंट्रोमिनल इंटर एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, इसलिए जीआरडी हो सकता है। और क्या, बहुत ज़्यादा फैट, चॉकलेट, स्मोकिंग और अल्कोहल और फैटी मील खाने के बाद ये हो सकता है। ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट रिड्यूस स्पिंक्टर टोन, ये दोनों ड्रग्स देने के बाद हो सकता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस रिड्यूसेस स्पिंक्टर टोन एंड इसोफेजियल मोटिलिटी। Sliding hiatus hernia predisposes to reflux because the gastroesophageal junction lies above the diaphragm and hence sphincter effect of diaphragm is lost। तो जिसका जो पर्सन का हाइटस हार्निया है, उसका उसके लिए जीआरटी हो सकता है उसको। ठीक है, क्योंकि वो जो हाइटस हार्निया, वो तो रिफ्लक्स डिजीज में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर एक जंक्शन है जो क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शंस। ठीक है, मतलब इसोफेगस एंड गैस्ट्रिक कंटेंट का जो ये जंक्शन है, ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगा। ठीक है, इसलिए रिफ्लक्स ठीक से नहीं होगा, रिफ्लक्स ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, जीआरडी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होता है जीआरडी? इसोफेगस का लेंथ कितना, 25 सेंटीमीटर है। तो उसका अपर पार्ट में क्या है, स्केलेटल मसल्स, एंड लोअर पार्ट में लोअर अपर जो इसोफेगस है, इसके अपर 1/3 में स्केलेटल मसल्स, एंड लोअर जो 2/3 है, इसके अंदर क्या है, लोअर 2/3 में होगा स्मूथ मसल्स। तो जब लोअर इसोफेगस में लोअर 4 सेंटीमीटर ऑफ इसोफेजियल स्मूथ मसल्स, इट रिलैक्सेस आफ्टर swallowing टू अलाउ फूड टू एंटर द स्टोमक एंड क्लोजेस आफ्टर swallowing देयर बाई प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स। तो जो लोअर इसोफेगस का जो एंड का पार्ट, 4 सेंटीमीटर पार्ट, ये क्या होता है, इसमें स्मूथ मसल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब फूड इसोफेगस से स्टोमक से तरफ जाते हैं, तब ये कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सोलो के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जाते एज इट जो जो कंटेंट है वो फिर से रिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा। तो जब इस स्मूथ मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तब वो तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, जो भी फूड कंटेंट है वो रिफ्लेक्स करेगा। ठीक है, स्पिंक्टर टोन कैन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू राइजेस इंटर एब्डोमिनल प्रेशर एंड इंटरगैस्ट्रिक प्रेशर। रिफ्लेक्स इज also prevented by contractions of the crural diaphragm which surrounds lower end of esophagus and exerts a pinchcock-like actions of ileus. When this mechanism fails, जब ये mechanism फेल हो जाएगा, abnormal acid reflux occurs and damages the lower end of the esophagus। तब तो acid reflux होगा, जब लोअर एंड में जो 4 सेंटीमीटर पर जो एरिया में स्मूथ मसल्स था, वो जब ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका रिफ्लक्स होगा। रिफ्लक्स होगा तो क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में इन्फ्लामेशन होगा, डैमेज होगा उसका। डैमेज टू इसोफेगस प्रोड्यूसेस माइल्ड इसोफेजाइटिस। तो उसके बाद आइटिस मतलब इसोफेगस में इन्फ्लामेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो इसोफेगस में जब इन्फ्लामेशन होगा तो हम इसोफेजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा होगा तब इरोसिव इसोफेजाइटिस हम बोलते हैं। इरोसिव इसोफेजाइटिस में हील बाय इंटेस्टिनल मेटाप्लेशिया। इंटेस्टिनल मेटाप्लेशिया मतलब बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस क्या है, जब इसोफेगस का जो स्कोमा सेल है वो कॉलमनर सेल, मेटाप्लेशिया के बाद कॉलमनर सेल हो जाता है, हम उसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। विच इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मतलब जब इसोफेगस में कैंसर होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है, रिजर्जिटेशंस ऑफ सावर मटेरियल इन द माउथ एंड हार्ट बर्न एज द मेन फीचर्स ऑफ जीआरडी।
तो जो एसिड कंटेंट है और जो फूड कंटेंट हो वो फिर से रिफ्लेक्स करेगा, तो क्या होगा, मतलब रिजर्टेशन होगा एंड एसिड से हमारा स्टोमक से HCl निकलता है, तो वो जब ऊपर तक की तरफ जाएगा तो एसिड मतलब सावर स्मेलिंग तो होगा, सावर मटेरियल, एंड उसके साथ जब हार्ट बर्न भी होगा, ठीक है। हार्ट बर्न इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ रिफ्लेक्स मटेरियल विद द सेंसिटाइज्ड और अल्सरेटेड इसोफेगस म्यूकोसा। These correlations between heartburn and esophagitis is poor. Patient with severe esophagitis may have mild pain and patient with mild esophagitis may have severe pain. तो जिस पेशेंट को इसोफेगस में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा उसके साथ उसको पेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। Reflux into the pharynx, larynx and tracheobronchial tree can cause chronic cough, bronchoconstrictions, pharyngitis, laryngitis and bronchitis और pneumonia। तो जब रिफ्लक्स लैरिंग्स फेरिंग्स में जाएगा उसमें कहीं अंदर डैमेज हो सकता है क्योंकि एसिड कंटेंट है, तब हम उसको क्या, लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो लैरिंजाइटिस, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो फेरिंजाइटिस, ठीक है। एंड उसके साथ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड क्रॉनिक काफ भी देखने को मिलेगा। डिस्पेजिया में डेवलप ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। डिस्पेजिया देखने को मिलता है क्यों, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में जो स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर इंट्रोइसोफेगस में क्या होगा, बैरेड इसोफेगस मतलब स्कोमस सेल्स कोलोमोनस सेल में कन्वर्ट होगा मेटाप्लेसिया होने के बाद, एंड एडिनोकार्सिनोमा भी देख सकते हैं। तो GERD एंड एंजिना, जो हार्टबर्न, जो एंजिना पेक्टोरिस का हार्टबर्न है, GERD का हार्टबर्न है, हम कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो GERD में बर्निंग पेन होगा एंड एंजिना में क्रैशिंग टाइप का पेन होगा, ठीक है। क्रैशिंग मतलब जब कोई भी हाथ उड़ी वो आपका ऊपर आएगा तो जैसे क्रैश करने का जो फीलिंग होता है ना, ऐसे बर्निंग पेन GERD में होगा क्योंकि उसके अंदर एसिड कंटेंट है। पेन प्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग, स्टूपिंग और लाइंग डाउन। तो जब कोई भी पेशेंट बेंडिंग डाउन होगा, लाइंग डाउन करेगा उसके बाद और स्टूपिंग करेगा, मैंने नीचे तरफ देखने के लिए चलेगा, ठीक है। स्टूपिंग होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट इसके एंजिना में एक्सरसाइज करने के बाद, एंजिना मतलब चेस्ट पेन में हम एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। नो डिस्पनिया, स्वेटिंग एंड ट्रैकीकार्डिया accompanied by dyspnea, trachycardia and sweating। एंजिना में तो मेनली हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके साथ ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, स्वेटिंग होगा एंड डिस्पनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगा। इसके साथ कोई भी सिम्टम्स एसोसिएटेड नहीं है, मेनली एसिड का कंटेंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम जान पान जाएंगे ये GERD है और कोई डिजीज है, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हार्टबर्न रिस्पॉन्स टू एंटासिड और एसिड सप्रेशन मेडिकेशन इज एडिक्वेट टू डायग्नोज GERD। हम ऐसे जान सकते हैं कि जो GERD क्यों होता है हार्टबर्न, क्योंकि उसका रिफ्लक्स हो रहा है एंड उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, एंटासिड खाएगा, ठीक है। तो जब उसको हिस्ट्री में एंटासिड मिलेगा एंड रिकरेंट हार्टबर्न, बार बार हार्टबर्न का हिस्ट्री मिलेगा, तब हम बन सकते हैं जो GERD का केस है, ठीक है। और क्या सिम्टम्स एक साथ मिलेगा, डिस्पेजिया मिल सकता है, वेट लॉस मिल सकता है, उसके साथ GI के ब्लीडिंग भी हो सकता है, GI सिस्टम के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है क्योंकि रिकरेंट हो रहा है तो बार बार इन्फ्लेमेशन डैमेज होगा तो ब्लीडिंग भी होगा, अल्सर क्रिएट होगा। और क्या क्या इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, बेरियम सोलो कर सकते हैं, followed by X-ray in the head down positions can detect movement of barium from stomach to esophagus suggesting reflex। तो बेरियम सॉल्व कर सकते हैं, बेरियम देने के बाद स्टोमक के हेड डाउन पोजीशंस में देने के बाद हम उसको जो मूवमेंट के बारे में पता चलेगा बेरियम का, तो हम जान सकते हैं जी कैसे वो रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। इसके साथ 24 आवर्स इसोफेगेजियल पीएच, इसके साथ क्या होगा, एक पीएच इंडिकेटर हम इसोफेगस के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद 5 सेंटीमीटर अबव द एलियस, द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस से ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर में एक पीएच प्रोब डाल सकते हैं एंड उसके साथ हमारा 24 आवर्स पीरियड में उसको देखना होगा जब पीएच कितना हो रहा है, ठीक है। GERD के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, GERD कॉम्प्लिकेशंस में इसोफेजाइटिस, बार बार अगेन एंड अगेन इन्फ्लेमेशन होगा तो इसोफेजाइटिस होगा। पेप्टिक स्ट्रक्चर होता रहता है, बैरेट इसोफेगस मतलब जो स्कोमस सेल्स है वो मेटाप्लेसिया होने के बाद कोलोमोनस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बैरेट इसोफेगस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया एंड ब्लीडिंग होगा तो उसके साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस फ्रॉम इसोफेजियल अल्सर क्रिएट होगा तो उसके साथ क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देख सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, वेट रिडक्शन इफ ओवरवेट, जब ओवरवेट हो जाएगा तो वेट रिडक्शन करना होगा। उसके साथ हेड एंड एलिवेशंस एंड बेड एट नाइट, रिडक्शन इन द अल्कोहल एंड स्मोकिंग खाना बंद करना होगा। उसके साथ वेट रिडक्शन करना होगा जब आपको ओवर वेट हो जाएगा एंड उसके साथ फैटी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। मेडिकेशन क्या क्या जरूरी है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज रिलीव symptoms and prevent complications। Most of patient obtain symptoms relief with the following treatment
बट सिम्टम्स यूजुअली रिटर्न थेरेपी पे। क्या कर सकते हैं हम लोग? एंटासिड। एंटासिड के अंदर क्या, मैग्नीशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, डायरिया करता है, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो कॉन्स्टिपेशन करता है। ठीक है, तो एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, और क्या खा सकते हैं? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन, एसु का प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर खा सकते हैं। ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पैंटोप्राजोल एंड प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, मतलब मेटोक्लोरोब्रोमाइड, डोपिमाइड, ठीक है, डोम्पेरिडोन, ये सब खा सकते हैं। सर्जरी क्या क्या कर सकते हैं? ये सब जो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी है, तो क्या है मेनली सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? ईसोफेजिस्कोपी। ठीक है, ईसोफेजिस्कोपी कर सकते हैं। In anti-reflux surgery, the gastric fundus is wrapped around the esophagus, which increases lower esophageal sphincter pressure and prevent reflux. Laparoscopic surgery भी कर सकते हैं हम लोग। तो आते हैं फिर हमारा सेकेंड टॉपिक में, जो है बैरेट इसोफेगस। तो बैरेट इसोफेगस मेनली क्या है? बैरेट इसोफेगस मतलब दिस इज ए मेटाप्लेसिया ऑफ द इसोफेजियल स्कोमस एपिथेलियम टू कोलोपुलर एपिथेलियम। जब मेटाप्लेसिया होने के बाद इसको इसोफेगस का जो सेल है, स्कोमस एपिथेलियम सेल, वो जब कोलोमनर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। तो बैरेट इसोफेगस के अंदर क्या होता है? ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर रिफ्लक्स होगा इसोफेगस के अंदर, एंड बहुत इसोफेजाइटिस हो जाएगा, एंड इसके बाद बार बार इसोफेजाइटिस होने के बाद बैड इसोफेगस हो सकता है। एंड इसका रिस्क फैक्टर क्या है? एडिनोकार्सिनोमा, उसके बाद कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, मेटाप्लास्टिक कोलोमनर एपिथेलियम डेवलप्स बिकॉज इट मोर रेजिस्टेंट टू एसिड पेप्सिन डैमेज देन स्कोमस एपिथेलियम। तो जो स्टोमक का जो एसिड पेप्सिन है वो जितना स्कोमस सेल को डैमेज करता है उसके से कम कोलोमनर सेल को डैमेज कर पाते हैं, इसलिए मेटाप्लेसिया होना हो जाता है। ठीक है, इट इज़ मोर कॉमन इन मेन एंड ओल्ड एज ग्रुप्स। जो भी बूढ़ा लोग है, मेन है, उसके लिए मोरली कॉमन है। Endoscopically, bad esophagus may be seen as a continuous seat, a finger-like projection into the esophagus or island of the columnar mucosa। तो जो esophagus के अंदर जब एंडोस्कोपी कराएंगे तो हम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसोफेजेक्टोमी, मतलब कार्ड ऑफ द इसोफेगस टू रिमूव द मेटाप्लास्टिक सेगमेंट appear to be a logical step, but the morbidity and mortality of this surgery are very high compared to low risk of developing malignancy। हमको इसोफेजेक्टोमी करना होगा क्योंकि जो मेटाप्लेसिया हो गया उसके बाद तो एडिनोकार्सिनोमा होगा, रिस्क फैक्टर तो एडिनोकार्सिनोमा है, वो जब ना नहीं हो पाता है, इसलिए काट देना बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात है। बट इसका प्रॉब्लम ये है, जो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। मोreover, regular endoscopy can detect dysplasia before development of adenocarcinoma। तो रेगुलर एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं हम लोग। Hence, treat of the surgery endoscopic surveillance every 2 to 3 hours with 4 quadrant biopsies। ठीक है, if high grade dysplasia is found on biopsy, esophagectomy is involved segment is advised before it turns into adenocarcinoma। तो मेन बात ये है, जो एडिनोकार्सिनोमा होने के पहले उसको इसोफेजेक्टोमी मतलब काट ऑफ द इसोफेगस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो है डिस्पेजिया। तो डिस्पेजिया मतलब हो सॉलोइंग में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, जब सॉलोइंग में डिफिकल्टी के साथ उसके साथ पेन भी होगा तब हम बोलते हैं ऑर्डिनोफेजिया। ठीक है, सॉलोइंग इज ए प्रोसेस गवर्न बाय द सॉलोइंग सेंटर इन द मेडुला। सॉलोइंग कैसे हो सकता है? हम सॉलोइंग एक न्यूरो प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस ब्रेन के अंदर जो मोटर नर्व्स है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके मेन सेंटर कहाँ पर है? मेडुला के अंदर है। एंड इन मीट इसोफेगस एंड डिस्टल इसोफेगस बाय ए लार्जली ऑटोनोमिक पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेट बाय एंट्रिक नर्वस सिस्टम। मेनली नर्वस सिस्टम का पार्ट है सॉलोइंग का प्रोसेस, क्योंकि इसका सेंटर है मेडुला में। तो जो सॉलोइंग में डिफिकल्टी क्यों होता है, इसका कॉज क्या क्या है? कॉन्जेनिटल कॉज, कॉन्जेनिटल वेव क्रिएट होगा, कॉन्जेनिटल स्टेनोसिस ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस स्टेनोसिस लाइक स्टोन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक्वार्ड कॉज, इसोफेगस में स्ट्रिक्चर कार्सिनोमा हो सकता है, डाइवर्टिकुलम होता है, इसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, एक्लेशिया कार्डिया हो सकता है, पामर विंसन सिंड्रोम एंड स्क्लेरोडर्मा हो सकता है। जो ये लिस्ट है आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या क्या कॉज? जो आउटसाइड कॉज होगा, थायराइड्स के साइलिंग, एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। पेनफुल क्या क्या हो सकता है? पेनफुल डिजीज ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स, माउथ और फेरिंग्स में क्या क्या पेनफुल डिजीज हो सकता है? टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है, क्योंकि इस वजह के बाद एयर्स जो पोर्शन इसके भी इन्फ्लेमेशन होगा। डिप्थीरिया क्यों ये होगा? डिस्पेचिया मतलब सॉलोइंग में डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी और पेन क्यों होगा? क्योंकि फूड जब आते हैं ना तब लैरिंग्स फारिंग्स इसके अंदर से आते हैं, जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो डिफिकल्टी तो होगा ही ना। तो क्योंकि क्या क्या कॉज होता है?
टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन, ये सब कुछ हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या है? रैबीज, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बार्बल पैरालिसिस। तो हम हिस्ट्री में कैसे 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 हम क्लियर कर सकते हैं जो एक डिस्पेजिया का हिस्ट्री है? तो डिस्पेजिया कैसे, द टाइप ऑफ फूड कॉजिंग डिस्पेजिया गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशंस। Dysphagia only for solids implies mechanical dysphagia with partial obstructions. Dysphagia for both solid और liquid occurs in neuromuscular and severe obstruculations. तो जब सॉलिड फूड खाने के लिए प्रॉब्लम होगा, सॉलिंग में प्रॉब्लम होगा, तब हम उसको बोल सकते हैं जो एक फिजिकल डिस्पेजिया है, क्योंकि ये हो सकता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस भी, कोई भी फॉरेन बॉडी है जिसके बारे में बात, ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। बट जब लिक्विड फूड खाने में भी दिक्कत हो रहा है, तब हम समझ सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है ये न्यूरोमस्कुलर है। तो हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी में क्या क्या देखना होगा? इनिशिएटिंग swallowing सजेस्ट ओरोफेजिंजियल डिस्पेजिया। हिस्ट्री ऑफ फूड स्टिकिंग आफ्टर swallowing इंडिकेट्स इसोफेजियल डिस्पेजिया। जब swallowing में डिफिकल्टी होगा तब फेरेंजियल डिस्पेजिया, मतलब फेरिंग्स में प्रॉब्लम है। बट जब फूड खाने के बाद स्टिक हो रहा है, swallowing में स्टिकिंग पेन हो रहा है, तब हम जान सकते हैं एक इसोफेजियल डिस्पेजिया। द ड्यूरेशन एंड द कोर्स ऑफ द डिस्पेजिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डायग्नोसिस। ट्रांजिएंट dysphagia is usually due to an inflammatory process. Sudden onset dysphagia occurs due to obstructive foreign bodies. जब suddenly dysphagia होता है तब क्यों होता है? कोई भी obstruction हो गया foreign bodies का, तब ये dysphagia हो सकता है। ठीक है। Progressive dysphagia may be due to the carcinoma of esophagus और scleroderma or achalasia. Progressive dysphagia मतलब बहुत दिन ड्यूरेशन में dysphagia हो गया। ठीक है। फर्स्ट स्लो सिम्टम्स था, हम पेशेंट समझ नहीं पाया, फिर होने के बाद बहुत दिन बाद dysphagia हो रहा, सो प्रोग्रेस हो गया। क्यों होगा? क्या कॉज हो सकता है? ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस में कार्सिनोमा, स्क्लेरोडर्मा और एक्लेशिया कॉज हो सकता है। डिस्पेजिया विद द नेशनल रिजर्टेशन इज सीन इन फेरेंजियल पैरालिसिस। इसके साथ क्या क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस, प्रोग्रेस इज एल्डरली इज हाईली सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा। जब वेट लॉस होगा, इसके साथ डिस्पेजिया होगा, तब हम समझ सकते हैं जो कार्सिनोमा की तरफ से जा रहा है। ठीक है। व्हेन हॉर्डनेस प्रीसीड्स इन डिस्पेजिया। चेस्ट पेन विद डिस्पेजिया ऑकर्स इन डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म्स एंड रिलेटेड मोटर डिसऑर्डर। इसके साथ चेस्ट पेन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मोटर डिसऑर्डर है। ठीक है। ए प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ हार्टबर्न प्रीसीडिंग डिस्पेजिया इंडिकेट्स पेप्टिक स्ट्रक्चर। बहुत दिन रहते हार्टबर्न हो रहा है, इसके साथ डिस्पेजिया है, मतलब एक पेप्टिक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? पैलोड देखने को मिलेगा पामर विंसन सिंड्रोम में। नेक देखने को होगा जब उसके अंदर कोई भी थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड का कोई भी प्रॉब्लम, थायरोमेगाली है कि ना, लिम्फेडिनोपैथी देखना होगा, एंड अदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी है कि ना, ये आउटसाइड नेक में देखना होगा, क्योंकि ये रहेगा तो डिफिकल्टी तो होगा सॉल्विंग में। स्किन शुड भी एग्जामिन्ड होता है, स्क्लेरोडर्मा है कि नहीं, ये जानने के लिए स्किन देखना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन लुकिंग फॉर एविडेंस ऑफ द बाल्बर एंड स्यूडोबाल्बर पल्सी। एब्डोमेन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर एनी डिस्टेंशंस एंड मास। कोई भी मास एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है कि ना, देखने के लिए एब्डोमेन एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंसर स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स एंड लिवर में भी एविडेंट। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसको भी एग्जामिनेशन करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या है? हीमोग्लोबिन देखना होगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगा तो एनीमिया हो सकता है। बेरियम सॉलो, एंडोस्कोपी करना होगा, चेस्ट सीटी एक्सरे करना होगा, एंड सीटी स्कैन ऑफ द नेक एंड चेस्ट, रूल आउट ऑफ द मास और लेशंस। कोई भी मास और लेशंस नेक में और चेस्ट में है कि ना, इस देखने के लिए सीटी स्कैन करना होगा, चेस्ट एक्सरे करना होगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा देखने के लिए एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी करना होगा। ठीक है। तो आज टॉपिक इतना ही है। फिर तो हमारा आपको जो नोट्स चाहिए, ये नोट्स लेने के लिए अब हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको जाके आप फॉलो कर लेना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।